हेलो लर्नर्स। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस का सूरत विभाजन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको सूरत विभाजन के बारे में बताएंगे, फिर सूरत विभाजन के जो उत्तरदायी कारण है उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन उस समय चल रहा था उस पर ये सूरत विभाजन का क्या प्रभाव रहा उस पर चर्चा करेंगे, और सरकार की रणनीति क्या रही उस पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। कांग्रेस का सूरत विभाजन, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि जो है वो जान लेते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में ही कांग्रेसी नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी कार्यप्रणाली को लेकर क्रमशः दो समूह, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। बिल्कुल भाई, एक्चुअल में हुआ क्या था, अगर हम 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में बात करें तो विभिन्न जो नेतागण थे उनका क्या हो गया था भाई, विभाजन हो गया था, है ना, गरम दल और नरम दल में। रीजन क्या था, तो उनके कार्य प्रणाली जो थी वह रीजन थी। भाई जो नरम दलीय नेता थे उनका जो तरीका था वह तरीका अलग था गरम दल प्रणाली के नेताओं से। तो एक तरीके से हमने देखा कि भाई इन दोनों नेताओं के बीच जो था वह कार्य प्रणाली को लेकर विभाजन हो गया, और हमने देखा कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो मतभेद था वह बढ़ता चला गया और फाइनली जो था वह सूरत विभाजन हो गया। अगर हम बंगाल विभाजन के बारे में बात करें, जो कि सन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल विभाजन किया गया था। इसके पश्चात हमने देखा कि जो गर्मपंथी भारतीय राजनीति थी उसके केंद्र में जो थे वह आ गए थे, यानी कि इसके बाद जो कार्य करना शुरू कर दिया गया था वह गर्म पंथियों द्वारा जो था वह कर दिया गया था। हालांकि नरम दल भी कर रहा था, लेकिन एक तरीके से अगर हम चरण की बात करें तो गर्म पंथी चरण जो था वह इस समय से शुरू हो गया था। तो भारतीय राजनीति में केंद्र में जो थे वह आ गए थे, लेकिन वही अगर हम नरम पंथियों की बात करें तो इनकी छवि को जो था वह गहरा आघात लगा था और वह पृष्ठभूमि में जो थे वहां से चले गए थे। गर्मपंथियों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ नरमपंथी भी उनका समर्थन करने लगे। अब देखिए भाई, विचारधाराओं का मतभेद था, कार्य करने को लेकर जो था वह इनमें मतभेद था। जैसे कि अगर मैं बंगाल विभाजन के संदर्भ में ही बात करूं तो भाई जब बंगाल विभाजन हुआ और उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो भाई स्वदेशी आंदोलन को लेकर भी क्या हुआ, गरम दल और नरम दल दोनों के बीच में मतभेद हो गया। कैसा मतभेद, तो भाई गरम दल वाले नेता बोल रहे थे कि भाई ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसे पूरे भारत में जो है वो फैलाना चाहिए, लेकिन जो नरम दलीय नेता थे वह कह रहे थे कि भाई आंदोलन को जो है वो बंगाल तक सीमित रहना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कई बार विभिन्न बातों को लेकर गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच क्या हुआ, विवाद जो है वो उत्पन्न होने लगा। गर्मपंथियों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ नरमपंथी भी उनका इस टाइम पर समर्थन करने लगे। अब हुआ 1906 में आयोजित कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें क्या हुआ, गरम दल के दबाव में ही कांग्रेस ने पहली बार अपना राजनीतिक लक्ष्य स्वराज जो है वो घोषित कर दिया, क्योंकि भाई गरम दलीय नेता किसकी मांग कर रहे थे, स्वराज की मांग कर रहे थे। तो भाई उन्हीं के दबाव की वजह से देखा कि जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यहां पर हमने देखा कि गरम दल के दबाव के कारण कांग्रेस ने पहली बार अपना राजनीतिक लक्ष्य स्वराज घोषित कर दिया था। और 1907 में आयोजित जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो कांग्रेस आपसी मतभेदों के कारण गरम और नरम दल दो भागों में जो थी वह विभाजित हो गई थी। अगर हम बात करें तो भाई ये जो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत का, ये हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, जो कि स्वयं कौन थे, नरम दलीय जो थे वह नेता थे। ठीक है, तो इनके द्वारा जो थी वह इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और इसी अधिवेशन में जो था वह आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। यहां पर एक चीज याद रखना कि भाई ये जो रास बिहारी घोष है ना, ये नरम दल के नेता है
और एक है रास बिहारी बोस। ठीक है, ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। बोस जो थे वह क्रांतिकारी थे, बम फेंकने में माहिर थे, विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन ये जो रास बिहारी घोष थे, ये नरम दलीय नेता थे। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्तित्व अलग अलग है, इनको मिक्स जो है वो मत करिएगा। तो रास बिहारी घोष अलग है, रास बिहारी बोस जो है वह अलग है। तो भाई देखा हमने कि कांग्रेस के आपसी मतभेदों के कारण सूरत का जो अधिवेशन हुआ 1907 का रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, इसमें कांग्रेस का जो था वह विभाजन हो गया। और ये लोग फिर से जब साथ आए थे तो वह साथ आए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। उत्तरदायी कारण बताने से पहले नेक्स्ट आप ये छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सुन लीजिए। वाई अनअकैडमी? क्योंकि यहाँ पर वाइडेस्ट चॉइस आपको मिलती है एजुकेटर्स की, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रेपरेशन, लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेट्स। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 2020 में 170 प्लस, 2021 में 197 टॉपर सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें टॉप रैंकर्स AIR 3, 4 और 5 जो है वो शामिल है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2024 इज नाउ। ज्वाइन कीजिए आरंभ बैच। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है CSE 2024 के लिए, इंग्लिश में कवर किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये बैच लिया जा रहा है, 12 जनवरी से शुरू हो चुका है, सो एनरोल नाउ। भाई अब हम देखते हैं कि जो सूरत विभाजन हुआ था इसके उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ बनारस का अधिवेशन। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो बात है 1905 की। 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, अब इस अधिवेशन में भी क्या हुआ, दोनों दलों के बीच मतभेद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। खासकर अगर हम बात करें तो गरमपंथी नेता, विशेषकर जो बाल गंगाधर तिलक थे, वे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाते हुए सरकारी संस्थाओं जैसे सरकारी सेवा, न्यायालय आदि को भी इसमें शामिल करना चाहते थे। मैंने आपको बताया था कि वही जो गरमपंथी नेता थे वह चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन जो है वह पूरे भारत में फैले। अब पूरे भारत में ये जो थे वह फैलाना चाह रहे थे, तो इसके लिए लोग क्या चाह रहे थे, खासकर बाल गंगाधर तिलक ये चाह रहे थे कि सरकारी संस्थाओं जैसे सरकारी सेवाओं, न्यायालय आदि को भी जो है वो इसमें शामिल किया जाए। लेकिन नरमपंथी या उदारवादी नेता क्या चाह रहे थे, वह चाह रहे थे कि भाई इसे जो है वो बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। तो भाई इस बात को लेकर क्या हो गया, दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। नरमपंथी सरकार के साथ राष्ट्रव्यापी असहयोग के विरुद्ध थे और वे सरकारी संस्थाओं को भी इस आंदोलन के शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। ये जो नरमपंथी दल था वह गरमपंथी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने के पक्ष में थे, जबकि अगर हम नरमपंथियों की बात करें तो वे बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक माध्यम से करने के पक्ष में थे। अतः देखने को मिला कि बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति अत्यंत उदार और सहयोगात्मक नीति की कटु आलोचना जो है वो की। तो भाई बाल गंगाधर तिलक को क्या लगा कि भाई ये क्या है, ब्रिटिश सरकार के प्रति काफी ज्यादा उदार बन रहे हैं, काफी ज्यादा सहयोगात्मक नीति का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या की, इस नीति की कटु आलोचना जो है वो कर दी। अब भाई ये विवाद जो था वह हो गया था स्वदेशी आंदोलन को लेकर। नेक्स्ट विवाद हुआ अध्यक्ष पद को लेकर, और ये अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था 1906 के अधिवेशन को लेकर। क्या था, तो देखिए भाई, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि दिसंबर 1906 में होने वाला था, गरमपंथी और नरमपंथियों के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। अभी जो गरमपंथी दल के नेता थे ये चाह रहे थे कि भाई लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। नरमपंथी दल के नेता चाह रहे थे कि भाई रास बिहारी घोष को जो है वो अध्यक्ष बनाया जाए।
तो भाई अब दोनों के बीच में क्या हो गया, अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद हो गया। तो फिर फाइनली ये जो विवाद सुलझा वह सुलझा कि भाई दादा भाई नौरोजी को जो है वो अध्यक्ष बनाया जाए। अब दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिनका दोनों दल जो थे वह सम्मान किया करते थे। तो जब दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया तो एक तरीके से सर्वसम्मति जो है वो बन गई। तो फिर दादा भाई नौरोजी ने जो थी वह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो विवाद उत्पन्न हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर ये समाप्त हो गया। कांग्रेस ने स्वराज और सुशासन प्राप्ति का अपना लक्ष्य जो है वह घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, गरम दल के दबाव स्वरूप स्वशासन के साथ स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी प्रस्ताव पारित किए गए। अब भाई देखिए, हमने आपको बताया था कि गरम दल के दबाव के फलस्वरूप देखा गया कि जो लक्ष्य था वह स्वराज और स्वशासन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ हमने देखा कि स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा का जो समर्थन था वह भी इन्होंने किया और इसके संबंध में प्रस्ताव भी जो है वो इस अधिवेशन में पारित किया गया। और स्वराज शब्द का प्रयोग तो किया गया परंतु उसकी कहीं स्पष्ट व्याख्या जो है वो नहीं की गई। तो भाई याद रखिएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग तो किया गया पर उसकी जो व्याख्या थी स्पष्ट रूप से वह नहीं की गई। इसी कारण गरमपंथी और नरमपंथी गुट के बीच विवाद जो है वह फिर उत्पन्न हो गया और विवाद का जो है ये विषय बन गया। अगर हम गरमपंथी नेता की बात करें, नाम था उनका अरविंद घोष। वे स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में मुख्य बाधा नरमपंथियों को ही मानते थे। उन्होंने नरमपंथियों से संबंध विच्छेद करके उनसे कांग्रेस का नेतृत्व छीन लेने का निर्णय जो है वो लिया। नरमपंथी भी गरमपंथियों की विचारधारा को आत्मघाती मानते थे। नरमपंथी के तत्कालीन नेता फिरोज शाह मेहता के अनुसार गरमपंथियों के साथ रहना बहुत ही खतरनाक है। अब देखिए भाई, दोनों क्या है, एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, विचारों में काफी मतभेद है। तो विभिन्न जो नेतागण है विभिन्न बातों को लेकर क्या है भाई, विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। तो वे गरमपंथियों की विचारधारा को आत्मघाती नरमपंथी मानते थे, वहीं ये जो गरमपंथी नेता थे ये मानते थे कि भाई कांग्रेस का नेतृत्व छीन लेना चाहिए ये नरमपंथियों से, खासकर ये जो अरविंद घोष थे वह। 20 वर्षों की मेहनत से आज कांग्रेस का जो संगठन तैयार किया गया है उसे गरमपंथी एक ही झटके में बिखेर देंगे। सरकार साम्राज्य विरोधी किसी भी आंदोलन का दमन करने के लिए कमर कसे बैठी है। ऐसी हालात में दमन को नियंत्रण देने की क्या आवश्यकता है। तो भाई ये सभी कारण थे जो कि रीजन बने कि भाई सूरत में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल। अब हम सूरत अधिवेशन पर जो है वो चर्चा करते हैं। भाई सूरत विभाजन भी इसे जो है वो कहा जाता है। रीजन ये है कि भाई इसी अधिवेशन के तहत क्या हुआ था, विभाजन जो था वह हुआ, क्योंकि सूरत में अधिवेशन हुआ था इसी वजह से सूरत विभाजन नाम हो गया। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अगले वर्ष आयोजित होने वाले अधिवेशन के स्थान को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। अब देखिए भाई, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 का, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ कि भाई अब जो नेक्स्ट अधिवेशन है वो कहां पर हो, यानी कि 1907 का अधिवेशन। इस बात को लेकर भी दोनों दलों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। गरमपंथी चाह रहे थे कि भाई ये जो अधिवेशन है ये कहां पर हो, नागपुर में, जबकि जो नरमपंथी नेता थे यानी कि उदारवादी नेता थे वे क्या चाह रहे थे, ये अधिवेशन जो है वो सूरत में आयोजित हो। तो भाई देखा गया कि उस समय कांग्रेस पर नरमपंथियों का प्रभाव था, अतः वह अधिवेशन सूरत में आयोजित करवाने में क्या हो गए भाई, सफल हो गए और नरमपंथियों ने तिलक को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने की थी, जो कि स्वयं एक नरम दलीय नेता थे।
उन्होंने तर्क दिया कि मेजबान प्रांत के नेता को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। सूरत तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। तो भाई देखिए, नरमपंथी, आपको याद होगा कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। गरमपंथी बोल रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, उधर पर नरमपंथी बोल रहे थे रास बिहारी घोष को। तो भाई जब इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने कहा कि भाई तिलक को अध्यक्ष जो है वो नहीं बनना चाहिए, उन्होंने क्या तर्क दिया कि भाई जो मेजबान प्रांत के नेता है उनको अध्यक्ष नहीं चुना जाना चाहिए, क्योंकि भाई जो तिलक थे वह सूरत के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। रास बिहारी घोष को विधिवत अध्यक्ष जो है वो चुना गया। गरमपंथियों को यह आशंका हुई कि नरमपंथी कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत चारों प्रस्तावों को निष्प्रभावी बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सूरत में हुई जनसभाओं में नरमपंथियों की आलोचना की, जिसे नरमपंथियों को अत्यधिक आघात पहुंचा। अब देखिए भाई, फाइनली जो है वो रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए। तो अब गरमपंथियों को क्या लगा कि भाई, गरमपंथियों को ये लगा कि भाई जो नरमपंथी है, ये कलकत्ता अधिवेशन में जो 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, किस किस को लेकर, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा के समर्थन में, स्वराज के संबंध में, तो भाई ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्रस्ताव है निष्प्रभावी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जनसभाओं में नरमपंथियों की आलोचना करना शुरू कर दी। तो जब गरमपंथी नेता नरमपंथियों की आलोचनाएं कर रहे थे, इसकी वजह से नरमपंथियों को क्या हुआ भाई, काफी दुख हुआ, अत्यधिक आघात पहुंचा। गरमपंथी चारों प्रस्तावों को स्वीकार करने का पूर्ण आश्वासन चाहते थे, इसलिए नरमपंथियों पर दबाव डालने के उद्देश्य से उन्होंने अध्यक्ष तक के निर्णय को विरोध करने का निर्णय लिया। तो भाई उन्होंने क्या कर दिया, जो अध्यक्ष थे उनके निर्णय का भी विरोध करना शुरू कर दिया। काफी बहस हुई, अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया और देखा कि अधिवेशन समाप्त हो गया। नरमपंथियों ने गरम दल की एकता की सभी प्रस्तावों को तिलांजलि दे, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मिंटो ने तत्काल मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। ऑब्वियस सी बात है। लॉर्ड मिंटो उस समय कौन थे भाई, वायसराय है ना, भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड मिंटो। और ये जो मार्ले थे, ये कौन थे, भारत के राज्य सचिव थे। तो इन्होंने क्या लिखा, मार्ले को लिखते हैं कि सूरत में जो कांग्रेस का पतन है वह हमारी सबसे बड़ी जीत है। ऐसा क्यों, देखिए भाई, आपको याद होगा कि अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति जो थी वह अपनाई जा रही थी। और अब उन्होंने जब देखा कि भाई सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो भाई उन्होंने मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। अब नेक्स्ट बताने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सुन लीजिए। भाई लोन भी अनअकैडमी पर अवेलेबल है 0% EMI के साथ। EMI एज लो एज 4,364 रुपीज पर मंथ, जहां पर अप्रूवल 2 घंटे में मिल जाएगा। मिनिमल पे पावर, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें, जो कि है JJIS10। इसका इस्तेमाल कर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। Test your preparation for UPSC CSE 2023. Subscribe and take advantage of the test series at 52% off. Get a 6-month prelims test for 1,999 rupees, जहाँ पे 55 प्लस टेस्ट मिलेंगे, 46 GS के, 10 CSET के। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज यहाँ पर मिलेगा, क्यूरेट किया गया इंडिया की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। बस कोड याद रखिएगा भाई, जो कि है JJIS10। इसका इस्तेमाल कर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी की क्लासेस अब ऑफलाइन भी अवेलेबल है। कहाँ पर, तो अनअकैडमी सेंटर, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में है। अभी एडमिशन ओपन है 2024 फाउंडेशन बैच के लिए। तो भाई अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अनअकैडमी सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको एडमिशन को लेकर कोई डाउट है तो वहां जाकर भी आप पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, 800 प्लस आवर्स का। फुल एक्सेस आप कर सकते हैं प्लस क्लासेस और टेस्ट को। सो अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। चलिए अब
अब हम अंत में देखते हैं कि सूरत विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव रहा और सरकार की क्या रणनीति जो है वो रही। कांग्रेस के गठन के समय प्रारंभिक उदारवादी नेतृत्वकर्ता यानी कि नरमपंथी दल, तो जो उदारवादी नेतृत्वकर्ता थे उनके द्वारा शांतिपूर्ण संवैधानिक मार्ग अपनाते हुए प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत करने के कारण प्रशासन का रुख संस्था के प्रति भी उदार रहा। देखिए भाई, हमने देखा कि ये जो उदारवादी नेता थे ये क्या कर रहे थे भाई, संवैधानिक मार्ग शांतिपूर्ण तरीके से अपनाते हुए प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे जो थे वह प्रस्तुत कर रहे थे। तो भाई चूंकि इनका तरीका भी जो था वह शांतिपूर्ण था, तो प्रशासन का रुख संस्था के प्रति क्या बना रहा, नरम यानी कि उदार जो है वो बना रहा। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमने देखा कि सरकार ने कांग्रेस के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया। सरकार की इस नीति के 3 प्रमुख शब्द अवरोध, सांत्वना तथा दमन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए भाई, एक्चुअल में हुआ क्या था, हमने आपको बताया था कि इस आंदोलन के बाद एक तरीके से गर्मपंथी चरण शुरू हो गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपने देखा स्वदेशी अपना बहिष्कार करो अंग्रेजी वस्तुओं का शामिल था, तो काफी आंदोलन जो था वह क्रम तरीके से चल रहा था, है ना। ये जो आंदोलन था बड़े तेजी से जो था वह फैल रहा था, विभिन्न लोग इसमें क्या कर रहे थे, अपना समर्थन दे रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। सरकार ने भारत में और अधिक संवैधानिक सुधारों का आश्वासन देकर नरमपंथियों को पक्ष में कर लिया। अब भाई देखो, सरकार भी क्या कर रही है, ऐसा रुख अपना रही है कि नरमपंथी दल इनके पक्ष में हो जाए। तो भाई सरकार ने भारत में अधिक संवैधानिक सुधारों का आश्वासन दिया, तो नरमपंथी किसके साथ हो गए, सरकार के साथ। इससे सरकार द्वारा गर्मपंथियों का दमन करना आसान हो गया। किंतु बाद में हमने देखा कि नरमपंथियों को क्या हुई, हताशाही प्राप्त, क्योंकि ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज किसी के नहीं थे, है ना, वह तो बस अपना ही फायदा देख रहे थे। तो बाद में नरमपंथियों को जब ये एहसास हुआ तो उनको काफी बुरा या हताशा जो है वो मिली। सूरत विभाजन के पश्चात संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन पतन की ओर उन्मुख हो गया। सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कई नई दमनकारी कानून पारित किए। अब भाई सरकार भी क्या कर रही है, आंदोलन को कुचलना चाह रही है, क्योंकि भाई सरकार के विरुद्ध तो यह आंदोलन, और जो भी सरकार विरोधी आंदोलन होगा सरकार उसे कुचलेगी। तो सरकार ने क्या किया, नए दमनकारी कानून पारित कर दिए, जैसे राजद्रोही सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम आदि। गर्मपंथियों द्वारा संपादित एवं प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब भाई इन लोगों को कैसे अपने आंदोलन के बारे में बता रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है वह हम जनसभा जो है वो करने वाले, या आपको ये सब जो है वो करना है इस आंदोलन के तहत, या ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित होने वाला है। तो ये कैसे समझा रहे थे या कैसे बता रहे थे, तो समाचार पत्रों के माध्यम से। तो सरकार ने क्या किया, जो गर्मपंथियों द्वारा संपादित प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की आलोचना करने के कारण तिलक को 6 वर्ष की सजा हो गई। उन्हें कहां पर भेज दिया गया, मांडली बर्मा जेल भेज दिया गया। अरविंदो घोष ने राजनीति को त्याग कर अध्यात्मवाद अपना लिया और पौंडीचेरी के एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की। देखिए ये जो अरविंद घोष थे ना, ये गरम दल से संबंध रखते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो था वह 1910 में सक्रिय राजनीति से संन्यास जो था वह ले लिया गया और ये कहां चले गए, अपने पौंडीचेरी के आश्रम में चले गए और वहां पर इन्होंने योगी भांति जीवन जो है वह व्यतीत किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से गरम दलीय नेता थे जिन्होंने योगी भांति जीवन व्यतीत किया है, तो वह थे अरविंद घोष। तो भाई अरविंद घोष ने राजनीति को त्याग कर अध्यात्मवाद अपना लिया और पौंडीचेरी के एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की।
बिपिन चंद्र पाल ने भी अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय कहां पर चले गए भाई? अमेरिका चले गए। अब क्या हुआ भाई? ये जो विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे ये आंदोलन से दूर हो रहे। तो आप देखेंगे कि 1908 के मध्य आते आते जो आंदोलन था वह काफी कमजोर जो था वह पड़ गया था। अब हुआ क्या, जब 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए तो आंदोलन पुनः जागृत हो गया। ऐसे समय में गरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस का कोई सशक्त वैकल्पिक दल नहीं दे सके जो आंदोलन को आगे ले जाता। नरमपंथियों की लोकप्रियता में भी कमी आई और युवाओं का सहयोग या समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे। अब भाई देखिए, जब तिलक जेल से रिहा हुए 1914 में, उन्होंने सोचा कि चलिए फिर से आंदोलन को जो है वो पुनः जागृत किया जाए। लेकिन अब क्या थी भाई, स्थिति बदल चुकी थी। गरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस का कोई सशक्त वैकल्पिक दल नहीं दे सके कि जो क्या कर सकता, आंदोलन को आगे बढ़ा सकता। नरमपंथियों की लोकप्रियता में भी काफी कमी आ गई थी, जिससे युवाओं का सहयोग समर्थन प्राप्त करने में ये लोग नाकाम रहे। न युवाओं का सहयोग प्राप्त कर पाए, न उनका समर्थन प्राप्त कर पाए, तो आंदोलन कैसे आगे बढ़ता। नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए सरकार ने संवैधानिक सुधारों के रूप में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा की। मैंने आपको बताया कि वे सरकार ने भी क्या किया, रणनीति अपनाई। तो नरमपंथियों को प्रश्न करना था, उन्हें अपने पक्ष में लेना था। तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने संवैधानिक सुधारों के रूप में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा की, जो कि भारत परिषद अधिनियम है 1909 का। इसके तहत क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो थी वह की गई थी। अब हमने देखा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था इसे 1911 में रद्द कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी क्या कर दी गई, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। दुर्भाग्यवश गरमपंथी तथा नरमपंथी दोनों ही सरकार की कुटिल चाल को नहीं समझ सके, जबकि राष्ट्रवादियों में इस समय समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी। कांग्रेस का सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की बांटो और राज करो रणनीति का ही परिणाम था। बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखिए आप, सरकार सफल हुई। तो ये जो सूरत विभाजन है ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की बांटो और राज करो रणनीति का ही परिणाम था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जो गरम दल और नरम दल थे उनका विभाजन कब हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन। ठीक है, लेकिन ये लोग साथ कब आए थे पुनः, तो ये आए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, तो अलग हुए थे सूरत विभाजन में, सॉरी सूरत के अधिवेशन में जो कि 1907 में हुआ था, साथ आए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।